चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 ऊष्माधारिता, सेकेंड विशिष्ट ऊष्माधारिता और थर्ड मोलर ऊष्माधारिता। प्रश्न में लिखिए ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता और मोलर ऊष्माधारिता, ये क्या होता है, ध्यान देंगे। ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता और मोलर ऊष्माधारिता क्या है, इसको समझिए। देखिए, एक सूचना है आप लोगों के लिए। जैसा कि हर किसी के घर में एक मोबाइल तो होता ही है, मम्मी पापा या किसी ना किसी का। कुछ लोगों का अपना पर्सनल मोबाइल भी है तुम लोगों के पास में। तो यहाँ पर थ्योरी के क्लास हो रहे हैं, न्यूमेरिकल के भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। ठीक है, तो हमने ये सोचा है कि उस पार्ट के लिए अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है यहाँ पर कराया जाएगा तो काफ़ी टाइम खर्च हो जाता है, सिलेबस भी काफ़ी आपका है, तो उतनी चीज़ें वो नहीं हो पाती हैं। तो हमने ये सोचा कि हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की जो प्रैक्टिस है अगर वो यूट्यूब पर करा दी जाए तो कैसा रहेगा। डेली एक क्लास आ जाएगा, आप आराम से उस पर देख लीजिए। जो तुमको समझ में ना आए कमेंट में कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। नहीं लाइव वाइव नहीं, अगर लाइव जुड़ पाओ तो बताओ, लाइव कर दे। लाइव जुड़ नहीं पाओ, तुम्हारे पास लाइव जुड़ने का टाइम कहाँ है। लाइव कितने बजे कर दिया जाए, जुड़ जाओ, बताओ। तुम पूरा दिन स्कूल और पूरा दिन कोचिंग में पड़े रहते हो, तो आपको देखिए जो संभव है उस पर बात करिए, फालतू की बात मत करिए। रात के 12 बजे क्या मतलब है यार, रात के 12 बजे पढ़ लोगे तुम, मूर्खमारी बात कर रहे हो। ये सब एंट्रोपी है कि नहीं, बताइए आप। अनावश्यक तो गिब्स फ्री एनर्जी में रहिए, एंट्रोपी फालतू मत बढ़ाइए। तो देखिए, तो आप लोगों के लिए पर डे कितने बजे मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूं, बताओ। शाम को 7 बजे अपलोड कर दिया करेंगे, क्योंकि 7 बजे तक हर कोई फ्री हो जाता है। तो 7 से 8 तक आप, मतलब कोई ऐसा थोड़ी वो वीडियो कहीं भाग जाएगी। किसी बच्चे को 7 बजे टाइम नहीं मिल रहा है तो वो 8 बजे देख लेगा, 8 बजे नहीं मिल रहा है तो 9 बजे देख लेगा। तो आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से होता क्या है, जब आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ये होता है कि पूरा चैप्टर कवर होता है, क्योंकि अलग अलग जगह से ऑब्जेक्टिव उठाए जाते हैं। कहीं ना कहीं लॉजिकल, दिमाग में भी लॉजिकल चीज़ें आती हैं, तो थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट करने से भी। तो सभी लोग अटेंड किया करेंगे। कल से मैं सोच रहा हूँ, आज मैं शुरू कर दूंगा। हमें करना ही क्या है, वीडियो बनानी है, अपलोड कर देना है, तो कल से आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक रहेगा। कल से पर डे जो है 10 से 20 क्वेश्चन तक की, ऑब्जेक्टिव तक की, हर चैप्टर की। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक, अब जैसे चैप्टर 1, अब उससे फायदा क्या होगा, चैप्टर 1 के हमने ऑब्जेक्टिव कराए, तो उसमें ये होगा कि चैप्टर 1 के हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, तो उस टॉपिक, जिस टॉपिक से रिलेटेड वो ऑब्जेक्टिव होगा, अगर वो टॉपिक तुम्हारा तैयार नहीं है तो तुम क्या करोगे, तुरंत कॉपी खोलोगे, अरे यार सर ने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे तो क्लियर नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो
पीछे के चैप्टर एकदम तुमने बंद करके सील बंद कर दिया उन चैप्टरों के लिए, बस उसमें जो है क्या है उसको बांधना बाकी बचा है। ऐसे तो है, पीछे वाले चैप्टर पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से क्या होगा, वो जो तुमने उसको बांध करके डाल दिया नोट्स को पिछले चैप्टरों के, वो नोट्स कहीं ना कहीं खुल जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव के बहाने चैप्टर 1 से रिवीजन चालू हो जाएगा। कैसा रहेगा बताइए? तो ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर 1 से रिवीजन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से रहेगा। अच्छा, उसमें करेंगे क्या, भले ही एक वीडियो में 10 क्वेश्चन हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका ये आंसर सही है टिक मारा अगला कराने लगे। अगर वो मुझे लगेगा कि थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना चाहिए, तो एक्सप्लेन करते हुए कराए जाएंगे कि इसका ये उत्तर क्यों है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसका लाभ मिलेगा आप लोगों के लिए। तो यह कार्य मैं आप लोगों के लिए कल से वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे, और शाम को ही मतलब वीडियो अपलोड की जाए या फिर सुबह करें हैं? और मोबाइल है ही आप लोगों के पास सबके घर पर। अब इसके लिए जिद नहीं करो घर वालों से। हाँ, इस बात का लाभ उठा सकते हैं कुछ बच्चे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, घर वालों अगर देख रहे हो तो सुन लो। ठीक है, जिनके भी पेरेंट्स, माता पिता, चाचा भैया जो भी देख रहे हैं इसको, किसी बच्चे को इसलिए मोबाइल नहीं लेके देना क्योंकि घर पे मोबाइल है तो सब यूट्यूब पर सबके आ ही जाएगा। वे थोड़ी अरे वो सर वो कल से उस पर भी वीडियो देंगे, हमें मोबाइल दिलवा दो, मतलब बहाने मोबाइल ले लिया और उसमें इंस्टाग्राम चल रहा है फिर हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी है, सुन लो कान खोल करके। हाँ, फिर घर वाले तुम्हारे जो है, फिर तुम्हारे घर वाले फिर कहें अरे बताओ तिवारी सर ने शुरू कर दिया बताइए, और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर उनकी गुस्सा वो हमसे गुस्सा हो अंदर अंदर। ठीक है, हाँ, और तुम अपने मजे मारो आराम से कि हाँ हमें तो मिल गया मोबाइल, 10,000 का दिलवा दिया। हाँ, चलिए खैर, तो कल से आप लोगों को वीडियो मिलेंगी। ठीक है, भले वो 10-10 क्वेश्चन की मिले, ज्यादा लॉन्ग नहीं होंगी। ठीक है, कोशिश करेंगे ज्यादा टाइम की ना हो। ऐसे मान लीजिए, अब देखेंगे एक क्लास बना करके कि कितनी देर की बन पा रही है, डिपेंड करेगा उस पर, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा की नहीं होगी। ठीक, ऐसे 20 मिनट मान लीजिए, 20 से 30 मिनट के बीच। अब देखो ऊष्माधारिता क्या है और विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है और मोलर ऊष्माधारिता क्या है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माधारिता। इस चैप्टर की थ्योरी समाप्त हो जाएगी अभी। ऊष्माधारिता, हेडिंग डालो, अंग्रेजी लिखो, हीट कैपेसिटी। ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। ऊष्माधारिता अर्थात हीट कैपेसिटी क्या होती है, ध्यान देंगे। इसे समझने से पहले हमें लगता है कि इन दोनों में अंतर जानना जरूरी है। ताप यानी टेम्परेचर, और दूसरा ऊष्मा अर्थात हीट। इन दोनों में क्या अंतर है ये जान लेना बहुत जरूरी है। ताप क्या होता है? ताप ऊष्मा का प्रभाव है। टेम्परेचर इज द इफेक्ट ऑफ हीट। हमने किसी पदार्थ को टेम्परेचर दिया, ताप दिया, तो क्या होगा? ताप दिया, ताप नहीं दे सकते हो, हीट दी। ठीक है, किसी पदार्थ को हम हीट देंगे तो क्या होगा, यानी गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और उसकी हीट को छीन लेंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक प्रभाव है, किसका? ऊष्मा का। ताप ऊष्मा का प्रभाव है। दोनों में बहुत अच्छी ये डेफिनेशन है दोनों के बीच डिफरेंस करने के लिए। ताप ऊष्मा का प्रभाव है, टेम्परेचर इज द इफेक्ट ऑफ हीट। हम किसी पदार्थ को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है,
और किसी पदार्थ से हीट ले लेते हैं तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। अब हर पदार्थ में हीट को, ऊष्मा को धारण करने की क्षमता अलग अलग है। आप एक स्टील लीजिए, ठीक है, और एक लकड़ी लीजिए, दोनों को, एक स्टील की रॉड एक लकड़ी की रॉड बिल्कुल एक जैसी ले लीजिए और दोनों को गैस पर रख दीजिए, ठीक, उसको जला करके बर्नर को, तो क्या होगा? कौन पहले गर्म हो जाएगा? बोलिए। गर्म दोनों होंगे, लेकिन पहले कौन गर्म हो जाएगा? स्टील की रॉड पहले गर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि स्टील में ऊष्मा को धारण करने की क्षमता कम है। स्टील में ऊष्मा को धारण करने की क्षमता कम है, यानी थोड़ी तो हीट उसने ली और बाकी हीट बाहर निकलना चालू हो गई। इसी की वजह से तो टेम्परेचर बढ़ गया उसका, वो गर्म हमें फील होने लगा। और लकड़ी, उसको भी तो आप उतनी हीट दे रहे हो, लेकिन वो उतनी जल्दी गर्म नहीं हो रही है। एक प्लास्टिक की कुर्सी डाल दीजिए आप धूप में और एक लकड़ी की डाल दीजिए, क्या होता है? प्लास्टिक की कुर्सी बहुत गर्म हो जाती है, जबकि दोनों को हीट तो सेम मिल रही है, क्यों भाई? और लकड़ी की जो कुर्सी होती है वो उतनी जल्दी गर्म नहीं होती है। इसका मतलब, अरे ऐसे समझ लीजिए, या फिर ये तो ऊष्मा से संबंधित हो गया, ऐसे समझ लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादा सहनशीलता है उसके अंदर, तो कोई उससे कह रहा है और कह रहा है और कह रहा है और कह रहा है, अब वो सुन रहा है, इग्नोर कर रहा है, ठीक है, यानी उसमें सहन शक्ति ज्यादा है, यानी गलत चीजों को वो सहन कर सकता है आसानी से। लेकिन कोई एक दूसरा ऐसा बच्चा है, दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिससे जरा सा भी बर्दाश्त नहीं है। कहते हैं ना कि इनको भैया जरा सा भी बर्दाश्त नहीं है, या हमको भाई बर्दाश्त नहीं होता है, कोई मुझसे ऐसे कहे, तो क्या होता है? तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाती है, आ जाती कि नहीं? तो गुस्सा धारण करने की क्षमता दोनों में अलग अलग होगी कि नहीं? दो लोग हैं, दोनों को गुस्सा दिलाई जा रही बराबर, एक बहुत जल्दी गुस्सा हो गया, इसका मतलब गुस्से को रोक नहीं पाया वो, है ना? और एक ऐसा है जो गुस्सा ही नहीं हो रहा है और जिनको कहा जाता है ये महाबेशरम है, ठीक है, उनकी जो कैपेसिटी है, अब तुम लोग इतना अंग्रेजी तो जानते ही हो, कैपेसिटी सहन करने की बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, उनसे कोई कुछ भी कह के चला जा रहा है, अरे ठीक है समझ बात आ रही है? तो उनको किस श्रेणी में ले आया जाता है? बेशर्म की श्रेणी में या महाबेशर्म की श्रेणी में, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे है। ये जरूरी नहीं है कि किसी पदार्थ को आप ऊष्मा दें और उसका टेम्परेचर दो अलग अलग या दो से अधिक पदार्थों को आप टेम्परेचर को ऊष्मा दें बराबर मात्रा में और उनका टेम्परेचर भी समान रूप से बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है। चार वस्तुएं आपने रख दी धूप में, चारों को समान रूप से ऊष्मा मिल रही है, लेकिन चारों का टेम्परेचर जब आप उनको टच करेंगे तो अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप 4, 6, 8 या इससे भी अधिक वस्तुओं को समान मात्रा में ऊष्मा दे रहे हैं तो उनका टेम्परेचर भी समान रूप से बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है। एक का टेम्परेचर उतनी ऊष्मा में ज्यादा बढ़ सकता है तो दूसरे का टेम्परेचर उतनी ऊष्मा में कम बढ़ सकता है। तो जिसका टेम्परेचर कम बढ़ेगा उसका मतलब उसकी ऊष्माधारिता ज्यादा होगी, उसमें ऊष्मा को धारण करने की यानी हीट को अपने अंदर रोकने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो ऊष्माधारिता क्या है? अब टेम्परेचर कितना बढ़ना चाहिए तो कोई मानक लिया जाएगा, तो मानक क्या लिया गया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड।
यानी कोई पदार्थ आपके पास है, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको जितनी ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी, वही ऊष्मा क्या कहलाएगी? ऊष्मा धारिता कहलाएगी, हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, यानी किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, अब देखो 4 वस्तुएं तुमने रख दी धूप में, और चारों का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अलग अलग ऊष्मा चाहिए। किसी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, हो जाएगा पूरा, तो किसी को और हीट देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के उतना गर्म हो पाएगा वो। तो किसी को उससे भी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर उतना गर्म हो पाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इतना गर्म करने के लिए, यानी आप जब टच करें तो इतना गर्म आपको फील हो, उसके लिए जरूरी नहीं कि हर पदार्थ के लिए आप बराबर ऊष्मा दें, एक बराबर ऊष्मा देने पर ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। आप एक स्टील का, एक मतलब आपने कुर्सी रख दी है और एक जो है कुर्सी प्लास्टिक की रख दी, एक रख दी लकड़ी की, तो क्या होता है? प्लास्टिक की कुर्सी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कम ऊष्मा देनी पड़ेगी, और वहीं लकड़ी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। इसका मतलब लकड़ी की ऊष्मा धारिता ज्यादा है, वो ज्यादा ऊष्मा अपने अंदर धारण कर लेगी। ठीक है, तब कहीं जाकर के महसूस कराएगी हाँ कुछ टेम्परेचर बढ़ा है। बहुत कुछ लोगों को बहुत कहो, बहुत कहो, बहुत कहो, तब जो है उनको गुस्सा आती है। ठीक है, ऐसा होता कि नहीं? तो किसी पदार्थ का ताप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए पहले। परिभाषा तो 2 सेकंड की है, 1 मिनट में कंप्लीट है, लिख लो। किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उसे जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है, ये हमारे पास पदार्थ है, इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, यहाँ पर हमें जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, जो हमें ऊष्मा इस पदार्थ को देनी पड़ेगी, वही ऊष्मा क्या कहलाएगी? वही ऊष्मा क्या कहलाएगी? ऊष्मा धारिता कहलाएगी, हीट कैपेसिटी कहलाएगी, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी C बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? C बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा Q अपान T2 माइनस T1। Q अपान लिख लीजिए, Q अपान T2 माइनस T1। यानी पहले टेम्परेचर किसी पदार्थ का T था, T1 था, फिर हमें कितना करना पड़ा? T2। यानी T1 से T2 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए अगर हमें उस पदार्थ को Q ऊष्मा देनी पड़ रही है, तो उसकी ऊष्मा धारिता बराबर क्या हो जाएगी? Q अपान T2 माइनस T1। और T2 माइनस T1 क्या है? चेंज, टेम्परेचर चेंज। ठीक है, और चेंज को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से। तो इसे हम डेल्टा T भी लिख सकते हैं। तो ये रहा इसका फार्मूला हीट कैपेसिटी का। तीनों समझ लो, इकट्ठी समझा देते तीनों को। तो किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उस पदार्थ को जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है, वही ऊष्मा उसकी ऊष्मा धारिता कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। और अगर किसी पदार्थ का ताप T1 डिग्री सेंटीग्रेड से T2 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए आपको Q ऊष्मा देनी पड़ती है, तो उसकी ऊष्मा धारिता C बराबर क्या होगी? Q अपान T2 माइनस T1 बराबर Q अपान डेल्टा T। एक बात हो गई। दूसरी देखिए, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। सेकंड क्या है? विशिष्ट ऊष्मा धारिता। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? ध्यान दीजिए, यहां पर हमने क्या बोला? किसी पदार्थ का ताप
लेकिन क्या ये तय किया कि वो पदार्थ कितना होगा? क्या ये तय किया कि वो पदार्थ कितना होगा? ठीक है, 1 ग्राम होगा, 2 ग्राम होगा, 100 ग्राम होगा, 1 किलो होगा, 2 किलो होगा, 1 कुंटल होगा, 2 कुंटल? कुछ तय किया नहीं किया। केवल क्या बोला कि किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के, यानी पूरे इंटायर सबस्टेंस, पूरा पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, ऐसा करने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी वो हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अब विशिष्ट ऊष्माधारता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम क्या करेंगे? इस पदार्थ की मात्रा क्या कर देंगे यहां पर? इकाई द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान, यानी किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी? विशिष्ट ऊष्माधारता कहलाएगी। समझ बात आ गई? इकाई द्रव्यमान वो 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी आप मतलब लिया जाएगा, यानी यूनिट में होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसके लिए C बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान द्रव्यमान m है पदार्थ का, तो T2 माइनस T1 बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान m डेल्टा T। यही तो फार्मूला बन जाएगा बेटा, बताओ। तो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप केवल हम इकाई द्रव्यमान ना कहें, केवल ये कहें कि किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है उसे ऊष्माधारता कहते हैं, और किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है उसे विशिष्ट ऊष्माधारता कहते हैं। अब इसकी परिभाषा अपने आप तुम बता दोगे, किसकी? थर्ड की परिभाषा अपने आप बता दोगे। क्या है? मोलर ऊष्माधारता। बोलो, मोलर ऊष्माधारिता अर्थात मोलर हीट कैपेसिटी। क्या परिभाषा इसकी हो जाएगी? यहां हमने क्या लिया? इकाई द्रव्यमान, और यहां क्या ले लेंगे? इस पदार्थ का यहां पर क्या ले लेंगे? 1 मोल। क्या ले लेंगे? 1 मोल। तो किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप, किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है, जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है, जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है, वही ऊष्मा क्या कहलाती है? मोलर ऊष्माधारता। तो 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, मोलर ऊष्माधारता। इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, विशिष्ट ऊष्माधारता। अब पदार्थ कितना भी हो इससे मतलब नहीं, तब केवल ऊष्माधारता। इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा? C बराबर Cm कर दो, मोलर हीट कैपेसिटी, Q अपान N T2 माइनस T1, जहां N क्या है? मोलों की संख्या। N क्या है? मोलों की संख्या बराबर Q अपान N डेल्टा T। तो ये रहा इसका फार्मूला। एनी प्रॉब्लम? तो हीट कैपेसिटी क्लियर हो गया। ये तीनों डेफिनेशन सीख गए या केवल हाइसी हो गया? हाँ, तो सीखो, समझो, सीखो, तभी यही काम आएगा। अब तुम्हें ऊष्माधारता की ये तीनों परिभाषाएं चलते फिरते याद रहनी चाहिए। अब किसी ने पूछा कि भैया विशिष्ट ऊष्माधारता क्या होती है? अरे कल याद किया, सिर फोड़ रहे हैं, पटक नौटंकी कर रहे हैं, कल ही याद किया था, पहला अक्षर बता दो। क्या नौटंकी है यार? सिंपल बताओ उसके लिए कि भैया किसी पदार्थ का ताप हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी वो ऊष्माधारता कहलाएगी। उस पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के साथ ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो जो ऊष्मा देनी पड़ रही है वो विशिष्ट ऊष्माधारता है। अगर किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है तो जो ऊष्मा देनी पड़ रही है वो मोलर ऊष्माधारता। बात खत्म। सिंपल, चलते फिरते इस कहानी आपको पता रहनी चाहिए, और उतना ही आप सीखा हुआ मानो जितना तुम्हें हर समय याद है, और जितना हर समय याद है वही आगे काम आएगा, बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा। आज याद किया, कल टेस्ट दे दिया, ठीक है, आज पढ़ा, आज रट्टा मार लिया रात में, कल बोर्ड एग्जाम दे दिया, लिख भी आए, नंबर भी आ गए, टॉप भी हो सकता कर दिया, और बाद में कुछ याद नहीं रहा। तो ये पढ़ाई किसी काम की नहीं है, ये कहीं काम नहीं आने वाली है, समझ लीजिए।
जितना सीखोगे, हाँ अगर तुम्हें लगे कि ये बात हम सीख नहीं पाए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो तुम फिलहाल और जो है क्या करते हो, मतलब नहीं, हमारे यहाँ पूछने की स्वतंत्रता है, तब तक पूछो जब तक आपको वो पॉइंट बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। क्लियर? तो लिख लीजिए, फिर इनको लिखा दें। लिखो। हेडिंग डालनी ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी। देखो किसी निकाय का ताप, किसी निकाय का ताप एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस निकाय की ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। नई लाइन से लिखो, यदि किसी निकाय का ताप T1 डिग्री सेंटीग्रेड से T2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए, T1 डिग्री सेंटीग्रेड से T2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए क्यों ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्यों ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो डैश लगा दो, ये फार्मूला नोट कर लीजिए, C बराबर Q अपान T2 माइनस T1 बराबर Q अपान डेल्टा T। इस हेडिंग में जो लिखा हुआ है फार्मूला वो नोट करिए, हर हेडिंग का अलग अलग लिखा है। अब उंगली रख रख के बताया जाएगा तुम्हारे लिए कि इसका ये, इसका ये। C बराबर Q अपान T2 माइनस T1 बराबर Q अपान डेल्टा T। अब अगली हेडिंग डालो, विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगली हेडिंग डाल ली बेटा, देखो किसी निकाय के इकाई द्रव्यमान का ताप, किसी निकाय के इकाई द्रव्यमान का ताप एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को
उस निकाय की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। निकाय या पदार्थ एक ही बात है ना। हाँ, उस निकाय की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। भाई जिस पदार्थ पर हम स्टडी कर रहे हैं टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फैक्टर्स को, वो निकाय ही तो पदार्थ कहलाएगा। तो यहाँ पर हम पदार्थ शब्द भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और निकाय शब्द भी यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखा, विशेष ऊष्माधारिता कहते हैं। आगे लिखो, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। नई लाइन लिखो, यदि किसी निकाय के स्मॉल एम द्रव्यमान का ताप स्मॉल एम द्रव्यमान का ताप T1 डिग्री सेंटीग्रेड से T2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए क्यू ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्यू ऊष्मा, स्मॉल क्यू ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो डैश लगा दीजिए, फार्मूला नोट कर लीजिए। और अगली हेडिंग डालो, मोलर ऊष्माधारिता, मोलर हीट कैपेसिटी। लिखो, किसी निकाय के एक मोल का ताप एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए किसी निकाय के एक मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे सीएम से प्रदर्शित करते हैं, जैसे लिखा है फार्मूला में वैसे लिखो, सीएम, एम सफिक्स में रहेगा। इसे सीएम से प्रदर्शित करते हैं नई लाइन से लिखो, यदि किसी निकाय का ताप
क्या लिखा? T1 डिग्री सेंटीग्रेड से T2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए क्यों ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो डैश लगा दीजिए, फार्मूला नोट कर लीजिए। अब हेरिंग डालिए ग्राउंड है क्या? अच्छा हाँ यार, प्रेजेंट सीट आ जाएंगी आज। एक्चुअली ऐसा है, जो ये प्रेजेंट सीट जो है जहाँ छपती थी, हाँ मतलब अब छपती नहीं और क्या होगी, प्रिंटेड आता है कि मतलब प्रिंट होती थी। अच्छा तुम मतलब अंग्रेज होना, चलिए छपती नहीं प्रिंट होती थी। सॉरी भाई, हमने छपती बोल दिया। तो जहाँ ये प्रिंट होती थी वहाँ पर वो एक्सपायर कर गए, तो इसलिए थोड़ा इस बार दिक्कत हो गई है। तो चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से मैनेज करना पड़ रहा है। कई चीज़ें हमारी गड़बड़ा गई उसके एक्सपायर करने से। अच्छा अब हेडिंग डालो नोट पॉइंट। नोट पॉइंट तो पहला नोट पॉइंट क्या है कि जो अवस्था फलन है, अवस्था फलन एक ऐसी राशि है जिसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसने भी ऐसा बताया है कि अब क्रिया को चाहे आप एक पद में कराओ, दो पद में कराओ, किसी तरीके से कराओ, कोई रास्ता अपनाओ, तो उस पथ पर निर्भर नहीं करेगा। अवस्था फलन ठीक। दूसरा यहां पर जो नोट पॉइंट है वो क्या है, अगर रुद्धोष्म परिस्थिति है, रुद्धोष्म परिस्थिति यानी रुद्धोष्म परिस्थिति में क्या होगा, जो Q होगा वो 0 होगा। क्यों होगा? रुद्धोष्म परिस्थिति क्या होती है, जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो। ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है उसे हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। तो अगर रुद्धोष्म परिस्थिति है तो ऊष्मा का जब आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 0। ना तो ऊष्मा बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, जैसे थर्मस में यही होता है। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट एक और, वो भी देख लीजिए। ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी चीजें और भी है इसमें, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको मैं बता देता हूं। अगला, अगर कोई तत्व है और वो अपनी संदर्भ अवस्था में है, संदर्भ अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट, तो यानी उसने ना एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है।
इतना कुटोगी ना तुम सही हो जाओगी बिल्कुल। कोई तत्व है, ना उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ना ग्रहण किया, यानी ना ऊष्मा का आदान किया, ना प्रदान किया, कुछ नहीं, तो क्या होगा? तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी कि नहीं होगी? तो एक लाइन ये लिख लीजिए, लिखो नोट पॉइंट। नंबर 1, ऊष्मागतिकी अवस्था फलन एक राशि है। ऊष्मागतिकी अवस्था फलन एक राशि है जिसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता। नंबर 2, एक प्रक्रम के रुद्धोष्म परिस्थितियों में होने के लिए, एक प्रक्रम के रुद्धोष्म परिस्थितियों में होने के लिए Q बराबर 0 होना चाहिए। Q बराबर 0 होना चाहिए। अगला लिखो, सभी तत्वों की एंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था या आद्य अवस्था भी कहते हैं इसके लिए, उनकी संदर्भ अवस्था, ब्रैकेट में वो ग्राउंड स्टेट, में शून्य होती है, में शून्य होती है। इसी के साथ इस चैप्टर की थ्योरी समाप्त होती है। कल आप लोग न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप लोग न्यूमेरिकल वाली कॉपी लेकर के आइएगा कल। ओके, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।